हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर वर्क एनर्जी पावर को अपन प्रोडक्टिव वे में रिवाइज करके खत्म करेंगे। इससे पहले एनएलएम कंप्लीट हो चुका है, काइनेमेटिक्स कंप्लीट हो चुका है, वेक्टर बेसिक मैथ्स कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर जाके देखना। वर्क एनर्जी पावर को मोस्ट एफिशिएंट रूप में आज हम रिवाइज करने वाले हैं। कुछ ही मिनटों के अंदर पूरा चैप्टर आपके आंखों के सामने होगा। देन उसके बाद बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, आपका काम बन जाएगा। सबसे पहले अपन शुरू करते हैं वर्क डन। कौन सा वर्क डन? फिजिक्स में होने वाला वर्क डन, मैकेनिकल वर्क डन। मैकेनिकल वर्क एक होता है वर्क, आप जो काम करते हैं, एक मजदूर जो काम करता है, एक वो वर्क होता है। एक मेंटल वर्क होता है, एक बैठे रहना भी एक तरीके का काम है ना। कुछ लोग बैठे 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 रहते हैं, काम करते रहते हैं। एक मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा काम है ना। आप पढ़ रहे हो, ये भी आपका काम है। लेकिन इन सारे कामों से अलग जो वर्क डन होता है, यानी कि जो मैकेनिकल वर्क डन है, वो इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे अपन। क्या है कि जब भी कोई किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है और उस फोर्स के लगने के कारण वो डिस्प्लेस हो गया, तो ऐसा बोला जाता है कि उस फोर्स ने वर्क डन कर दिया है। तो अगर ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे फोर्स कुछ इस तरीके से लगा, थीटा एंगल पे, आगे की तरफ ब्लॉक डिस्प्लेस हो गया एस, तो फोर्स के दो कंपोनेंट, एक आगे आएगा एफ कॉस थीटा, एक ऊपर आएगा एफ साइन थीटा। तो बोला जाएगा इस एफ कॉस थीटा ने वर्क डन कर दिया है। तो वर्क डन का फॉर्मूला होगा एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई एस, या इसको आप एफ डॉट एस भी लिख सकते हैं। अब आप चाहो तो डिस्प्लेसमेंट को फोर्स के अलोंग तोड़ सकते हो, नहीं तो फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के अलोंग रिजोल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है अपन क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं। किसी क्वांटिटी बेटा स्केलर क्वांटिटी के डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता, और ऐसा यूनिट होती है जूल, सीधी यूनिट होती है अर्ग। ठीक है, और एक जूल जो होता है वो 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। फिर इस एंगल पे डिपेंड करेगा। अगर ये एंगल जीरो है, वर्क डन मैक्सिमम आएगा। सीधा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दीजिए। एंगल 90 है तो वर्क डन जीरो आ जाएगा उसके। इसके अंदर एंगल 180 है, एंगल 180 है तो वर्क डन नेगेटिव आएगा। नेगेटिव में भी कितना? माइनस का एफ एस आएगा, माइनस का एफ एस आएगा, मिनिमम वर्क डन। और अगर लेस देन 90 डिग्री है, लेस देन 90 डिग्री है तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। कॉस लेस देन 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और ग्रेटर देन 90 डिग्री है सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में वर्क डन नेगेटिव आएगा। देखो, पॉजिटिव वर्क डन और नेगेटिव वर्क डन के कुछ मायने होते हैं। पॉजिटिव वर्क डन का मतलब होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव वर्क डन होगा तो वो उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी को बढ़ाएगा, और नेगेटिव वर्क डन होगा तो उसकी एनर्जी को कम करेगा। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी को। ठीक है, अब अलग अलग फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन मिलते हैं। अलग अलग फॉर्मेट में सबसे पहला, अगर एफ कांस्टेंट मिला है तो सीधा फॉर्मूला लगेगा एफ डॉट एस। एस के लिए आपको दो पोजीशन मिल सकती है, आर टू माइनस आर वन करके आप, जो है वो पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल सकते हैं। वर्क डन, वर्क डन अगर अगर आपको फोर्स जो है वो एक्स की टर्म में मिले, एक्स की टर्म यानी कि जो वेरिएबल फोर्स मिलते हैं एक्स की टर्म में मिले, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहेगा? इंटीग्रेशन करना रहेगा आपको उस एक्स के फंक्शन का, जो भी फंक्शन होगा, और डी जो भी लिमिट दे रखी होगी x1 से x2। अब इसका एक मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है? एरिया। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया है वो भी वर्क डन देता है, इस चीज को भी ध्यान रखें। एक्सिस के ऊपर का जो एरिया आपको पॉजिटिव लेना है, एक्सिस के नीचे का एरिया अपने को क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस कि वर्क डन, कभी फोर्स जो है वर्क डन निकालने के लिए, कभी फोर्स जो है वो आपको टाइम का फंक्शन मिलेगा। जैसे एफ बराबर आपको दे दिया 2t माइनस टी स्क्वायर, ये टाइम का फंक्शन है। कहेगा वर्क डन निकालो, वर्क डन निकालो, पहले 2 सेकंड के अंदर, पहले 4 सेकंड के अंदर, 4 से लेकर के 8 सेकंड के बीच वर्क डन निकालो। तो अपने को क्या करना है? सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लेना है। उस फोर्स की इक्वेशन से मास दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, डिवाइड कर देंगे। फिर एक्सेलरेशन को जैसे इंटीग्रेट करते हैं, वी आता है। क्या आता है? वी आता है। लेकिन वर्क डन के फॉर्मूला में क्या चाहिए आपको? इंटीग्रेशन एफ डी एक्स चाहिए। एफ तो है, डी एक्स चाहिए, तो डी एक्स कैसे आएगा? वी को आप क्या लिख सकते हो? डी एक्स बाई डी टी। वी को आप लिख सकते हो डी एक्स बाई डी टी। तो वी का यहाँ से जो भी फंक्शन आएगा उसको आगे आप वी डी टी लिख सकते हो। फिर वर्क डन का वापस फॉर्मूला क्या है? एफ इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस, एफ की जगह एम ए आ जाएगा, या जो गिवन है वही आएगा। और फिर वी डी टी, डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा? वी डी टी आ जाएगा। इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। इस सवाल को सोल्व करने का एक और बढ़िया तरीका होता है, क्या? कि आपने यहाँ वेलोसिटी तो निकाल ही ली भाई, वेलोसिटी का टाइम के फंक्शन तो आ ही गया। फिर वर्क एनर्जी थ्योरम रिवीजन कर रहे हैं तो अपने को पता है वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है। वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल वेलोसिटी निकालो, फाइनल वेलोसिटी निकालो, चेंज निकाल दो काइनेटिक एनर्जी का, इजीली वर्क डन कैलकुलेट हो जाता है। आपको इंटीग्रेशन में नहीं फंसना पड़ेगा, क्वेश्चन जल्दी से सोल्व हो जाएगा। फिर कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल है जहाँ पे वर्क डन जीरो है, जैसे कि कैसा भी पाथ हो, ये जो नॉर्मल है, इस तरीके से इस पाथ में अगर नॉर्मल का वर्क डन अगर आप पूछो, नॉर्मल हमेशा डिस्प्लेसमेंट पे क्या आएगा? परपेंडिकुलर आएगा। तो नॉर्मल का वर्क डन जो है वो जीरो है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल उस इंस्टेंट पे जो भी डिस्प्लेसमेंट है उसके परपेंडिकुलर होगा। उसी तरीके से ये पेंडुलम मोशन होता रहता है।
पेंडुलम मोशन में किसी भी इंस्टेंट पर आप देखोगे तो उस इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट के लिए जो टेंशन फोर्स है, टेंशन फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होगा, तो वर्क डन जीरो। और क्या एग्जांपल है, जब अपन चलते हैं किसी सरफेस के ऊपर, जब अपन चल रहे हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स हमारे ऊपर कितना वर्क डन कर रहा है, अपन को फ्रिक्शन फोर्स चलाता है, ये बात आपको अच्छे से पता है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स हमारे ऊपर कितना वर्क डन कर रहा है, आपको चलाने वाला फ्रिक्शन है, आपके पैरों पे आके फ्रिक्शन लगता है, ऐसा लगता है कि फ्रिक्शन का वर्क डन आप पे पॉजिटिव आएगा, लेकिन फ्रिक्शन का वर्क डन उस केस में जीरो आता है। क्यों जीरो आता है? क्योंकि जब तक आपका पैर जमीन के साथ कांटेक्ट में है तब तक तो आप मूव कर नहीं रहे, जब तक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तब तक तो मोमेंट हो नहीं रहा, डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा, और जब डिस्प्लेसमेंट होना शुरू होता है तो पैर हवा में आ जाता है, पैर हवा में आ गया तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा, तो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन जीरो आता है इन केस ऑफ वॉकिंग, बिना स्लिपिंग की वॉकिंग हो रही है तो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन क्या आएगा, जीरो आएगा। इस चीज को ध्यान रखें। फिर mg का वर्क डन अगर आपको कैलकुलेट करना है, देखो mg क्या है, सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। अब चाहे रास्ता कैसा भी हो, आप इस एम को सीधा ऊपर लाओ या सीधा ऊपर ले जाओ, या इस रास्ते से नीचे लाओ, इस रास्ते से ऊपर ले जाओ, या कोई भी रैंडम रास्ता आपने चूज किया, इस रास्ते से आप लाओगे, इस रास्ते से आप ले जाओगे, तो mg का वर्क डन कैलकुलेट करते टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखना होता है। जैसे कि अगर इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे लाया जाएगा तो वर्क डन mg, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h, ठीक है, सॉरी फोर्स mg, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h, तो वर्क डन हो जाएगा प्लस का mg h, ऊपर ले जाऊंगा तो वर्क डन हो जाएगा माइनस का mg h। क्यों? डिस्प्लेसमेंट ऊपर होगा, mg नीचे की तरफ लग रहा होगा। अब मैं जरूर इस रास्ते से लेके आया हूँ मैं, लेकिन वर्टिकल हाइट अगर आप देखोगे तो वो h है, इस केस में भी वर्क डन mg h आएगा। इस रास्ते में चाहे इसको ऊपर से नीचे लेके आऊँ, चाहे नीचे से ऊपर लेके आऊँ, ऊपर से नीचे लेके आऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, mg भी नीचे की तरफ लग रहा था, वर्क डन आ जाएगा अगेन प्लस का mg h। अगर ऊपर लेके जाऊंगा, mg नीचे लग रहा था, वर्क डन आ जाएगा माइनस। तो mg का वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए अपने को क्या देखना होता है, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखना होता है, पाथ के इंडिपेंडेंट होता है। वैसे फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, अपन आगे जाके अभी डिस्कस भी करेंगे। और कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए जो वर्क डन है राउंड ट्रिप में वो जीरो होता है। जैसे कि मान लो किसी ने कहा कि मैं इसको यहाँ से ऐसे ले गया, फिर नीचे ले आया, फिर यहाँ वापस, ये राउंड ट्रिप कंप्लीट कर दी मैंने, जहां से चला वापस वहीं पहुंच गया, तो वर्क डन बाई mg इन दिस केस आंसर है जीरो। वर्क डन बाई mg इन दिस केस आंसर है जीरो। ऊपर गया माइनस mg h, नीचे आया प्लस mg h। हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर mg का कोई वर्क डन हुआ नहीं, mg का कोई वर्क डन इस हॉरिजॉन्टल मोशन में हुआ नहीं, ठीक है। फिर फ्रिक्शन का वर्क डन कैसे कैलकुलेट करना है, जैसे कि एक सिचुएशन देखो आपके सामने है, सिचुएशन आपके सामने है कि ये ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक है, यहाँ भी फ्रिक्शन लग रहा है, यहाँ कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, लेकिन दोनों ब्लॉक जो है वो एक साथ चल रहे हैं, तो यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, ए को स्टैटिक फ्रिक्शन आगे चला रहा है, बी को स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे चला रहा है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.5 दिया है। तो अगर मैं स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन देखूंगा ए के ऊपर, तो ए आगे जा रहा है, ये पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे आगे जा रहा है, तो ए आगे जा रहा है, उस पर फ्रिक्शन फोर्स भी आगे की तरफ लग रहा है, तो वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा फ्रिक्शन का। और और बी पे देखो, बी पे जो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है वो पीछे लग रहा है, तो उसका वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। फिर बी पे एक और ग्राउंड से फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन वो भी पीछे लग रहा है, बी आगे जा रहा है, तो उसका वर्क डन भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, काइनेटिक फ्रिक्शन मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये ऑलवेज काइनेटिक फ्रिक्शन का जो टोटल वर्क डन होता है ना वो हमेशा नेगेटिव होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वर्क डन होता है पूरे सिस्टम पे जीरो हो जाता है, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन पूरे सिस्टम पे अगर आप देखोगे जीरो हो जाता है। मान लो कि पहले वाले पे प्लस का 10 जूल वर्क डन किया, तो बी ब्लॉक पे माइनस का 10 जूल वर्क डन होगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है और डिस्प्लेसमेंट सेम है। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है तो रगड़ाहट हो रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन में हमेशा एनर्जी लॉस होती है इन फॉर्म ऑफ हीट, है ना, इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी लॉस होती है, तो उसका वर्क डन नेगेटिव आता है। अब फ्रिक्शन का जो वर्क डन है बेटा वो पाथ पे डिपेंड करेगा। जैसे कि अगर इस ब्लॉक को आप सीधा सीधा यहाँ लेके जा रहे हो, नहीं तो अगर मैं इस ब्लॉक को ऐसे टॉप व्यू दिखा रहा हूँ, ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते से लेके जाता, तो फ्रिक्शन का जो वर्क डन है, वो ज्यादा होगा, क्योंकि फ्रिक्शन एक तरीके का टेंजेंशियल फोर्स है। टेंजेंशियल फोर्स का जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड करता है, तो पाथ डिपेंडेंट है, नॉन कंजर्वेटिव है। नॉन कंजर्वेटिव मतलब इसके अगेंस्ट जो अपन काम करेंगे वो किसी एनर्जी की फॉर्मेट में सेव नहीं होगा, वो हीट की फॉर्मेट में लॉस्ट हो जाएगा। अलग अलग पाथ में अलग अलग आएगा। क्लोज पाथ में इसका वर्क डन जीरो नहीं आएगा फ्रिक्शन का। क्यों? ये जैसे जैसे आप आगे आ रहे होगे फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा, लगातार वर्क डन जो है वो उसका नेगेटिव आता रहेगा। राउंड ट्रिप में वर्क डन जो है वो नॉन जीरो होता है, ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारे पास है स्प्रिंग। स्प्रिंग के अंदर क्या होती है, स्प्रिंग जो है, अब देखो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव साथ साथ अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो स्प्रिंग फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है कि नॉन कंजर्वेटिव होता है स्प्रिंग फोर्स में क्या क्या बात है, देखो एक होता है एल नॉट, उसकी नेचुरल लेंथ जिसमें स्प्रिंग रहना चाहती है। अगर स्प्रिंग की इस लेंथ को कम या बढ़ाने की कोशिश की जाए तो स्प्रिंग उसका अपोज करती है, फोर्स लगाती है एफ बराबर के एक्स, जिसकी डायरेक्शन
चेंज के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, ठीक है। फिर के होता है इसके अंदर स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टिफनेस कांस्टेंट, किस बात पे डिपेंड करता है, के एल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और थिकनेस पे डिपेंड करता है, थिन के लिए के की वैल्यू कम होती है, थिक के लिए के की वैल्यू ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप इसका वर्क डन देखो, इस स्प्रिंग को उसकी नेचुरल लेंथ से एक्स इनिशियल पोजीशन से एक्स फाइनल पोजीशन तक लेकर लेके जाए, तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो आता है हाफ के एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस एफ फाइनल, या इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, हाफ के एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर, है ना, एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। और अगर इनिशियली जीरो है, फाइनल आप एक्स तक लेके जा रहे हो, नेचुरल लेंथ से एक्स तक लेके जा रहे हो, तो वर्क डन आ जाएगा माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर, माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ से देख लो कि ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है इसका वर्क डन। तो कैसा फोर्स है ये, कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। और कंजर्वेटिव फोर्स की खास बात होती है, उसके अगेंस्ट जो वर्क डन अपन करते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मेट में स्टोर हो जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मेट में स्टोर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब चाहो आप इसको इधर लेके जाओ, ये डायग्राम में तो इलोंगेशन है, अगर आप इसको कंप्रेस भी करोगे ना बेटा, इसको कंप्रेस भी करोगे तो कंप्रेस करोगे तो भी वर्क डन माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर आएगा। क्यों, क्योंकि स्प्रिंग ना इलोंगेट होना चाह रही है ना कंप्रेस होना चाह रही है, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में रहना चाहती है। उसका अगर आप अपोज करोगे तो स्प्रिंग का वर्क डन नेगेटिव आएगा, स्प्रिंग का वर्क डन नेगेटिव आएगा। फिर और क्या चीज़ें हैं देखो, और जो सवाल अपन बनते हैं, कभी कभी बोलते हैं कि दो अलग अलग टाइप की स्प्रिंग है, दोनों को आपको सेम इलोंगेशन या सेम कंप्रेशन करना है, ठीक है। तो जो वर्क डन है, अलग 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 टाइप की स्प्रिंग है तो के अलग अलग होगा। तो वर्क डन या फिर जो पोटेंशियल एनर्जी है बेटा, वो किस पे डिपेंड करेगी, के की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो जिसका के ज़्यादा है, जिसकी स्टिफनेस ज़्यादा है, उसके अंदर ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा सेम अमाउंट से खींचने के लिए। सिंपल सी बात है, ये लॉजिकली भी आप सोच सकते हो। अगर स्टिफनेस स्प्रिंग की ज़्यादा है तो उसको खींचने के लिए ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। कभी कभी ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपको स्प्रिंग का जो वर्क डन है, अगर आपको स्प्रिंग का वर्क डन एफ की टर्म में कन्वर्ट करना है, एफ और के की टर्म में, एक्स की टर्म में अपन नहीं चाहते हैं, तो ये क्या आएगा, एफ स्क्वायर बाई टू क्या आएगा, कैसे, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, के का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो ये ऊपर के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर आ गया। अब अगर सेम फोर्स से खींचा जाए किसी स्प्रिंग को, किसी दो स्प्रिंग को सेम फोर्स से खींचा जाए, तो फिर एक्सटेंशन इलोंगेशन उसके अंदर अलग अलग होएगा, ठीक है। तो उस केस में जो देखो, तुम ध्यान से देखो, जो वर्क डन है वो फोर्स सेम है, कांस्टेंट हो गया, वर्क डन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के हो गया, पोटेंशियल एनर्जी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के हो जाएगी, के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई है। तो यानी कि अगर के वन ज़्यादा है के टू से, तो पहले केस में वर्क डन कम करना पड़ेगा, और पोटेंशियल एनर्जी भी कम, मतलब स्प्रिंग का वर्क डन कम होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी कम स्टोर होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है बेटा, वो है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सिंपल है, अगर कोई एम मास का ऑब्जेक्ट वी वेलोसिटी से चल रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है। स्केलर क्वांटिटी है, जूल और अर्ग इसकी ऐसा यूनिट होती है, स्केलर यानी कि अगर इस डायरेक्शन में जाए तो भी हाफ एम वी स्क्वायर लिखेंगे, इस डायरेक्शन में जाए तो भी हाफ एम वी स्क्वायर लिखेंगे, माइनस का हाफ एम वी स्क्वायर नहीं लिखेंगे, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है जी। अब ये लीनियर मोमेंटम पे डिपेंड करती है, क्यों, क्योंकि पी भी तो एम और वी है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है लीनियर मोमेंटम। पी और एम में क्या रिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, एम का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, देखो ये एम स्क्वायर वी स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि पी का स्क्वायर बन गया, तो पी स्क्वायर बाई टू एम, काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बाई टू एम। काफी काम आता है ये फॉर्मूला मॉडर्न फिजिक्स में। आप ऐसे मान लो कि अब आगे आने वाले हर चैप्टर के अंदर ये फॉर्मूला काम आएगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर लिख दो या पी स्क्वायर बाई टू एम लिख दो, हाफ एम वी स्क्वायर लिख दो या पी स्क्वायर बाई टू एम लिख दो। काइनेटिक एनर्जी कुल मिला के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर है। अब यहाँ देखो क्या कह रहा है कि अगर आप v को इंक्रीज करोगे n टाइम्स तो काइनेटिक एनर्जी n स्क्वायर टाइम इंक्रीज हो जाएगी। फिर एक सिचुएशन है, ये सवाल थ्योरेटिकल सवाल है, पूछा जाता है बच्चों में, इसका कंफ्यूजन भी होता है कि इट इज पॉसिबल टू हैव जीरो मोमेंटम बट नॉन जीरो काइनेटिक एनर्जी, की मोमेंटम जीरो और काइनेटिक एनर्जी जो है वो नॉन जीरो, क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है, हाँ। अगर आप एक सिस्टम के लिए बात करोगे तो ऐसा पॉसिबल है। जैसे एम मास पड़ा था रेस्ट पे, एक्सप्लोजन हो गया, टूट गया, ये दो टुकड़ों में टूट गया, दो से ज़्यादा टुकड़ों में भी टूट सकता है, जाएगा। तो मोमेंटम कंजर्वेशन के कारण ये अगर इधर v2 वेलोसिटी से जाएगा, अदर इधर ये v1 वेलोसिटी से जाएगा, एक मास आपने x मान लिया, एक मास आपने m माइनस एक्स, इनिशियल मोमेंटम जीरो था तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो रहेगा। लेकिन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं रहेगी। इसके पास काइनेटिक एनर्जी है हाफ एक्स मल्टीप्लाई वी टू का स्क्वायर, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम एम माइनस एक्स मल्टीप्लाई इसका वी वन का स्क्वायर, ठीक है, वी वन का स्क्वायर, ओके। ये काइनेटिक एनर्जी है इनके पास। अब एक और सिस्टम है, अगर दो ऑब्जेक्ट है
m मास के, उनको अगर आप रिलीज कर दो तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी जीरो है, धीरे धीरे ये पास में आएंगे, धीरे धीरे पास में आएंगे, क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लग रहा है। जैसे जैसे पास में आएंगे इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहेगी, लेकिन सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा? जीरो। क्यों? क्योंकि एम वी वन ये प्लस में, ये एम वी माइनस में, तो सिस्टम का मोमेंटम जीरो है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की जीरो नहीं है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि जीरो मोमेंटम होने के बावजूद किसी सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी जीरो कब होगी? जब स्पीड जीरो होगी। स्पीड जीरो का मतलब रेस्ट, स्पीड जीरो का मतलब रेस्ट, तो उस केस में मोमेंटम को भी जीरो होना पड़ेगा। फिर इसके अंदर बेटा परसेंटेज वाले सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, परसेंटेज वाले सवाल अलग से आपको बेसिक मैथ्स में करवाते भी हैं हम लोग, और यहाँ पूछे जाते हैं। देखो यहाँ क्या है, वो ज्यादातर पी या वी को चेंज करता है। जैसे कि कह रहा है कि पी को अगर n% से बढ़ा दे, कभी बोलते हैं 2 गुना कर दे, 3 गुना कर दे, कभी बोलता है 10% बढ़ा दें, 20% बढ़ा दें। अगर पी को n% से बढ़ा दे तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो आप, काइनेटिक एनर्जी p²/2m होती है, अगर इसको n% से बढ़ाया तो n/100 पी जोड़ दो उसके अंदर, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये आ जाएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये आ जाएगी। अब इसमें से आपने पी कॉमन ले लिया बाहर, पी कॉमन ले लिया तो 1 + n/100 का स्क्वायर बचा, 1 + n/100 का स्क्वायर बचा। अब जब परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो फाइनल में से आप क्या करोगे? इनिशियल को माइनस करके, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करके -1 कर दोगे। नहीं तो देखो एक और फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने का, के फाइनल डिवाइड के इनिशियल -1 मल्टीप्लाई 100। अब तुम देखो ये के फाइनल है, ये के इनिशियल है, डिवाइड करोगे तो यही तो बना। तो इसमें से क्या करना है आपको? -1 करना है। इसमें से आपको क्या करना है? -1 करना है। -1 करके फिर आपको इसमें 100 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। -1 करके आपको इसमें 100 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। परसेंटेज इंक्रीज आ जाएगा। ठीक है ना, क्या आ जाएगा? परसेंटेज इंक्रीज आ जाएगा। इसके अंदर कितना परसेंटेज में चेंज हो रहा है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप और क्वेश्चन करोगे तो पता लगता रहेगा। नेक्स्ट है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत सिंपल है, काफ़ी क्वेश्चन इसके आते हैं, काफ़ी क्वेश्चन इससे आसान हो जाते हैं, आगे आने वाले हर चैप्टर में काम आती है। क्या कहती है कि नेट वर्क डन, जितना भी वर्क डन होगा, जितने भी फोर्स लग रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे दो सिचुएशन के बीच, वो कुछ ना कुछ वर्क डन करेंगे। तो जो नेट वर्क डन होगा वो और कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा। नेट वर्क डन पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। नेट वर्क डन नेगेटिव है, काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी। के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब ये वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स भी कर सकता है। कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से? ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्प्रिंग फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का भी वर्क डन हो सकता है, फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स। कोई एक्सटर्नल एजेंट भी इसको वर्क डन कर सकता है। बाहर से कोई आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, जनरली जो कांस्टेंट फोर्स अपने को सवालों में मिलता है वो एक्सटर्नल फोर्स होता है। टेंशन, नॉर्मल, किसी का भी, सारे जितने भी है सबका इंक्लूड होगा, सबका इंक्लूड होगा। ठीक है, स्यूडो फोर्स का भी वर्क डन इसके अंदर इंक्लूड होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप फ्रेम में जाओगे तो वर्क डन फ्रेम डिपेंडेंट होता है। एक बात और बता देता हूँ मैं कि जो वर्क डन है वो क्या होता है बेटा, वर्क डन जो है वो फ्रेम पे डिपेंड करता है। वर्क डन फ्रेम पे डिपेंड करता है, फ्रेम डिपेंडेंट होता है। फिर वर्क एनर्जी थ्योरम, इसके ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं, करिएगा आप लोग। नेक्स्ट हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इतनी देर से अपन पढ़ रहे हैं कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो भी आप वर्क डन करोगे ना, वो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मेट में स्टोर होता है। जैसे कि ये ग्राउंड से इस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाओगे तो एम नीचे जाना जा रहा है, आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो आप एम के अगेंस्ट काम कर रहे हो, तो आपका किया गया वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मेट में स्टोर हो जाएगा, कितना? mgh। इसी तरीके से ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में हम रिवीजन कर रहे हैं तो सारे फॉर्मूले ले रहे हैं। ग्रेविटेशन वाले चैप्टर के अंदर दो मास एक दूसरे से r डिस्टेंस पे है, m1 m2, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी -g m1 m2/r। स्प्रिंग, देखो स्प्रिंग खींचना नहीं चाहती है, फिर भी आप अगर उसको खींच देते हो तो उसके अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हो, उसके अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हो, तो वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मेट में स्टोर हो जाता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, दो चार्ज एक दूसरे से r डिस्टेंस पे, तो ये Q1 Q2/r। इसमें Q1 Q2 आपको साइन के साथ रखने हैं, Q1 Q2 आपको साइन के साथ रखने हैं। फिर डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो पोटेंशियल एनर्जी आती है -p.e। फिर मैग्नेटिक डाइपोल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो माइनस का m.b आती है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन वो जो होती है यूनिट वॉल्यूम की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये और ये लगभग लगभग सेम ही है, इसी से अपन इसको डिराइव कर लेते हैं, इसी से अपन इसको डिराइव कर लेते हैं। फिर जब अपन सवाल सोल्व करेंगे अपने को पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा जरूरत पड़ेगी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखने की। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखें? जैसे ज़्यादातर ग्रेविटेशन के अंदर काम आएगा। अभी जब आप 11th क्लास के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, 11th फिजिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ग्रेविटेशन जैसे यहाँ से यहाँ पहुंचा तो पहले नीचे आके फिर ऊपर आया, तो वापस आपको पूरा नहीं देखना, आपको बस इनिशियल और पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का फायदा यही है, आपको सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखनी है। तो ये एच साइड नीचे आया,
तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, कितना, माइनस mgh, ठीक है। ए से बी गया तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस, और बी से अगर ये ए जाता तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती। इसी तरीके से स्प्रिंग है, x1 से x2 तक गई, x1 से x2 तक गई, x1 पे पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x1 स्क्वायर, x2 पे हाफ के x2 स्क्वायर, चेंज कितना आया, हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के x1 स्क्वायर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पहले मास r1 डिस्टेंस पे था, अब ये r2 डिस्टेंस पे चला गया, अब r2 डिस्टेंस पे, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे, माइनस का जी एम एम अपॉन r2, फिर माइनस माइनस का जी एम एम अपॉन r1। इसको सोल्व करके फिर अपन इस चेंज, ये चेंज किसी में भी जा सकता है, ये चेंज काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में जा सकता है, ठीक है। इस चेंज अगर पॉजिटिव है नेगेटिव है वो डिपेंड करता है, उसके लिए अपने को क्या देखना पड़ता है, उसके लिए अपने को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखना पड़ता है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कहाँ से शुरुआत होती है, वही वर्क एनर्जी थ्योरम से ही इसकी शुरुआत होती है कि नेट वर्क डन जो है वो, नेट वर्क डन जो है वो क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। अब नेट में कौन कौन वर्क डन कर सकता है, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स। अब जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है वो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। अपन इतनी देर से बोल रहे हैं कि जो कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया गया वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मेट में स्टोर हो जाता है। अब कितना होता है एग्जैक्टली तो डेल्टा यू को आप ऐसे लिख सकते हो, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स लिख सकते हो, ठीक है। या जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होगा वो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो ये अपन ने यहाँ लिख दिया माइनस का डेल्टा यू, नॉन कंजर्वेटिव ये, फिर ये डेल्टा यू उधर गया तो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू बन गया, डेल्टा के यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन और एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन मिलके ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करते हैं। लेकिन अगर ये दोनों नहीं है सिस्टम में, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स या तो नहीं है या उसका वर्क डन जीरो है, या तो है ही नहीं, जैसे फ्रिक्शन फोर्स है ही नहीं, अगर है तो उसका वर्क डन अगर जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स या तो है ही नहीं, है तो अगर उसका वर्क डन जीरो है, इन दोनों का अगर वर्क डन जीरो है, इन दोनों का वर्क डन जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है उनका जो सम है बेटा वो चेंज नहीं होगा, वो जीरो आएगा। यानी कि के फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल क्या रहेगा, जीरो रहेगा। यानी कि के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। इसे बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की। सिस्टम की जो मैकेनिकल एनर्जी बेटा वो क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। सिस्टम की जो मैकेनिकल एनर्जी वो क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। आपको क्या करना रहेगा ऐसे सवालों में, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का सम बराबर करना है। खूब सारे सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, हालांकि वो सवाल वर्क एनर्जी थ्योरम से भी हो जाएंगे, लेकिन यहाँ से सवाल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से वो सवाल जल्दी सोल्व हो जाते हैं, वो सवाल जल्दी सोल्व हो जाते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस जरूरी है। नेक्स्ट अपन इतनी देर से डिस्कस कर रहे थे कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, एक बार ब्रीफ आइडिया और ले लेते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स, ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड ना करे, ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करे, नॉन कंजर्वेटिव। वर्क डन क्लोज पाथ में जीरो होता है, इसका वर्क डन क्लोज पाथ में जीरो नहीं होता है, जैसे कि फ्रिक्शन। कंजर्वेटिव फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी, या ऐसे बोल सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही डिफाइन होती है, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग फोर्स के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस है ना। और ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के साथ कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, उनके अगेंस्ट किया गया वर्क डन लॉस्ट ही होता है, आइदर इन फॉर्म ऑफ हीट और इन अदर फॉर्म। मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड ओनली इफ द फोर्सेज आर एक्टिव, फोर्सेज एक्टिंग आर कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहे हैं तभी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा, नहीं तो क्या एनर्जी लॉस होता है, अभी मैंने आपको बताया। एग्जाम्पल बता ही दिया आपको सारे के सारे, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, विस्कस फोर्स हो गया, ठीक है, इस टाइप के फोर्स। फिर ये कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिश्ता होता है, अभी मैंने बोला क्या रिश्ता होता है, कि जो फोर्स होता है वो माइनस का डी यू बाई डी एक्स के बराबर होता है, माइनस का डी यू बाई डी एक्स के बराबर होता है। एफ बराबर होता है माइनस का डी यू बाई डी एक्स। एफ कंजर्वेटिव फोर्स है, यू क्या है, उसके कारण जो भी पोटेंशियल एनर्जी आएगी या उसका फंक्शन आएगा। अब अगर अपन बात करें इक्विलिब्रियम की, यहाँ से सवाल बनते हैं, मैथ्स इन्वॉल्व होती है बहुत सारी। इक्विलिब्रियम की, इक्विलिब्रियम में फोर्स होता है जीरो, फोर्स जीरो मतलब डी यू बाई डी एक्स जीरो। डी यू बाई डी एक्स का मतलब एक यू और एक्स में ग्राफ होता है, यू और एक्स में क्या होता है, ग्राफ। यू और एक्स में अगर ग्राफ है तो डी यू बाई डी एक्स का सिंपल सा मतलब है कि वहाँ स्लोप जीरो होगी। तो अपने को चेक करना होता है कि जहाँ जहाँ स्लोप जीरो है, जहाँ जहाँ स्लोप जीरो है वहीं इक्विलिब्रियम हो सकता है। फिर उसके बाद भी इक्विलिब्रियम जो है वो किस टाइप का है, स्टेबल है, अनस्टेबल है कि न्यूट्रल है, उसको देखना भी जरूरी है। तो फिर आपको इसको डबल डिफ्रेंशिएट करके देखना होता है यू के फंक्शन को।
अगर डबल डिफरेंशिएट करने पर x की उस वैल्यू पे डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 से ज़्यादा आती है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और अगर 0 से कम आती है, नेगेटिव वैल्यू आती है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और अगर 0 आ गई वैल्यू तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। ठीक है ना, कैसा इक्विलिब्रियम है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। काफी कैलकुलेशन रहती है इधर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हमारा वर्क एनर्जी पावर का, जो कि है पावर। पावर क्या है कि भाई काम हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, लेकिन वो कितना फास्ट हो रहा है ये भी तो मैटर करता है। आपको किसी ने बोला कि 50,000 सवाल सोल्व करने हैं आपको, आप 50,000 सवाल जो है वो 5 साल में सोल्व कर रहे हो। एक बच्चा 50,000 सवाल जो है वो 1 साल में ही सोल्व कर रहा है। तो दूसरे वाले बच्चे की पावर ज्यादा है। वर्क डन मैटर करता है, लेकिन वर्क डन किस रेट से हो रहा है वो भी तो मैटर करता है। तो जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है, रेट ऑफ डूइंग वर्क है, वो ही क्या है? पावर है। ये भी स्केलर क्वांटिटी है। सिंपल सा फॉर्मूला डब्ल्यू बाई टी या डी डब्ल्यू बाई डी टी भी इसका फॉर्मूला है। एवरेज पावर कैलकुलेट करनी है तो डेल्टा डब्ल्यू डेल्टा टी, टोटल कितना वर्क डन हुआ वो कैलकुलेट कर लो। इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट करनी है तो डी डब्ल्यू बाई डी टी किसी इंस्टेंट पे। फिर डी डब्ल्यू को आप क्या लिखोगे? डी डब्ल्यू को आप लिख सकते हो, डी डब्ल्यू को आप लिख सकते हो एफ डॉट डी एस, दोनों साइड डी टी करोगे आप तो ये बन गया पावर, डी एस बाई डी टी बन गया वेलोसिटी। तो पावर आप एफ डॉट वी से भी कर सकते हो, एफ डॉट वी से भी इंस्टेंटेनियस पावर निकाल सकते हो। ये इंस्टेंटेनियस पावर का क्या है? फॉर्मूला है। इंस्टेंटेनियस पावर के दो फॉर्मूले, डी डब्ल्यू बाई डी टी या एफ डॉट वी, एफ डॉट वी। पावर किस रेट से वर्क डन हो रहा है, पावर किस रेट से वर्क डन हो रहा है वो है। अब देखो इसके अंदर और भी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो बनती है क्या, कि फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में तो सीधा पावर एफ वी लिख दो, सीधा पावर एफ वी लिख दो। नहीं तो क्या लिखो? एफ डॉट वी, उसको ओपन करके क्या लिखो? एफ वी कॉस थीटा लिखो, एफ वी कॉस थीटा लिखो। अब ये सवाल काफी पूछा जाता है। देखो ये सवाल जो है वो काफी पूछा जाता है। क्या सवाल है कि एक ऑब्जेक्ट चल रहा था, इनिशियल वेलोसिटी जैसे मान लो कार ही है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, और कार का जो इंजन है वो इसको कांस्टेंट पावर दे रहा है, पावर कांस्टेंट है। कभी पूछा है वेलोसिटी टाइम के हिसाब से कैसे वेरी कर रही है, एक्सेलरेशन कैसे वेरी कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कैसे वेरी कर रहा है। तो देखो पावर का सिंपल सा फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइड टी। तो यहाँ से अगर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो हाफ एम वी स्क्वायर बराबर आ जाएगा पी इंटू टी। पी कांस्टेंट है तो वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी पावर हाफ। ठीक है, टी की पावर क्या हो गया? हाफ हो गया। अब अगर इसको आप डिफरेंशिएट मारोगे तो एक्सेलेशन मिल जाएगा, डिफरेंशिएट मारोगे तो पावर एक कम, तो टी पावर माइनस हाफ। और अगर आप इसको इंटीग्रेट मारोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन मिल जाएगी, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन मिल जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे चाहिए? इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इस एक पावर बढ़ जाएगी, तो हाफ में एक जोड़ोगे तो 3/2 आ जाएगा। तो डायरेक्टली इस तरीके से याद कर सकते हो आप। बाकी सोल्व तो करना ही पड़ेगा। अगर एग्जैक्टली फंक्शन चाहिए कि क्या फंक्शन आ रहा है, पावर डिपेंडेंस ना पूछ के एग्जैक्टली फंक्शन आ रहा है, तो आपको सोल्व करना पड़ेगा। ए कैलकुलेट करने के लिए आपको डीवी बाई डी टी करना पड़ेगा, इधर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वी को आपको डी एक्स बाई डी टी लिखना पड़ेगा। फिर आपसे फोर्स भी पूछा जा सकता है, तो फोर्स बराबर एम ए हो जाएगा। फोर्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर क्या आ जाएगा? माइनस हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये था बेसिक बेसिक फॉर्मूला, इतने ही है। बाकी आपको अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इतने फॉर्मूले थे, आपको बढ़िया तरीके से मैंने रिवाइज करा दिया, सारे के सारे एक बार बता दिए। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस ही सारा खेल है। आई होप आप अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मेरी तरफ से आपको एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।